हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिद्धि प्रिया एस्ट्रो। और आज हम डिस्कस करेंगे, आज का हमारा टॉपिक है लेट मैरिज। जी हाँ, शादी तो है, लाइफ में शादी तो है, लेकिन वो लेट से है। जब मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ उस समय नहीं है, बल्कि मुझे शादी को सेटल करने में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो ऐसे क्या योग बनते हैं आपके हॉरोस्कोप में जो यह बताते हैं कि आपकी शादी लेट से होगी। जब बात हो रही है शादी की, तो हमें जो इम्पॉर्टेंट हाउसेस हैं वो कौन कौन से हैं वो देखना चाहिए सबसे पहले। तो शादी के लिए जो इम्पॉर्टेंट हाउसेस हैं वो हैं सेकेंड हाउस, फिफ्थ हाउस, सेवेंथ हाउस और 11th हाउस। सेकेंड हाउस इसलिए क्योंकि यह फैमिली का हाउस है। जब आप शादी करते हैं तो आपके घर में एक फैमिली का एडिशन होता है। साथ ही साथ शादी एक ऐसा चीज़ है जहाँ की बहुत सारे आपके फैमिली मेम्बर्स जितने भी हैं उनका इन्वॉल्वमेंट होता है। स्पेशली वो लोग जो लव मैरिज नहीं कर रहे, अरेंज मैरिज कर रहे हैं, उनके केस में तो पेरेंट्स ही शादी तय करते हैं। तो यहाँ पर सेकेंड हाउस का रोल इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, फिफ्थ हाउस। जो लोग लव मैरिज करते हैं उनके लिए फिफ्थ हाउस का रोल इम्पॉर्टेंट है। रीज़न यह है कि फिफ्थ हाउस से हम लव मैरिज को देखते हैं। सेवेंथ हाउस हमारे पार्टनर का हाउस होता है, इसलिए सेवेंथ हाउस इम्पॉर्टेंट है। और 11th हाउस हमारे फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर का हाउस है, इसलिए 11th हाउस इम्पॉर्टेंट है। मैं शादी तो करना चाहती हूँ या मैं शादी करना चाहता हूँ, लेकिन क्या मेरी यह डिज़ायर पूरी होगी, वह हमें 11th हाउस से पता चलता है। इसलिए 11th हाउस इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अब हमने देख ली हाउसेस कौन कौन से इम्पॉर्टेंट हैं। अब हमें देखना चाहिए कि कौन कौन से प्लैनेट जो हमें शादी के लिए देखने चाहिए। तो इन केस ऑफ फीमेल, लड़कियों के चार्ट में हमें मार्स को देखना चाहिए और लड़कों के चार्ट में हमें वीनस को देखना चाहिए। जुपिटर इम्पॉर्टेंट है डेफिनेटली, लेकिन इससे ज़्यादा हमें यह देखना चाहिए वीनस और मार्स के पोजीशन को। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर कालपुरुष की कुंडली को देखेंगे तो हमारे 7th हाउस में, जहाँ से कि हम पार्टनर को देखते हैं, वहाँ पर लिब्रा साइन आता है और सैटर्न वहाँ पर एग्जॉल्टेड होता है। तो कहीं ना कहीं सैटर्न का कुछ रिलेशन है। बेसिकली सैटर्न का कनेक्शन होता है शादी को कंटिन्यू करने में। हम कितने लंबे समय तक अपनी शादी को कंटिन्यू कर पाएंगे, इसके लिए फिर हमें सैटर्न को देखना चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सैटर्न से कि सैटर्न की पोजीशन क्या होती है जब हमारी शादी डिले होती है। तो रूल नंबर 1, अगर सैटर्न आपके लग्न में बैठा हो, 7th हाउस में बैठा हो, 3rd हाउस में बैठा हो, 5th हाउस में बैठा हो या फिर 10th हाउस में बैठा हो, क्योंकि इन स्थान पर बैठा हुआ सैटर्न आपके 7th हाउस को या 5th हाउस को आस्पेक्ट करेगा, तो यहाँ पर शादी डिले होती है। अनलेस एंड अनटिल इस पर किसी भी शुभ प्लैनेट का, नैसर्गिक शुभ प्लैनेट का आपके 7th हाउस पर या सैटर्न पर उसका आस्पेक्ट नहीं हो या फिर सैटर्न उसे कंजंक्टेड नहीं हो। साथ ही साथ हमको D9 में भी देखना चाहिए कि क्या सैटर्न इसी तरह के कुछ कनेक्शन बना रहा है जहाँ की हमको शादी में डिले दे सकता है। अगर D9 में भी हमको इस तरह के कुछ रिलेशन देखने को मिलेंगे तो डेफिनेटली यह शादी लेट से होगी। नाउ द नेक्स्ट थिंग, अब हमको यह देखना है कि अभी हमने देखा कि सैटर्न की पोजीशन से हमें यह पता चलेगा कि शादी लेट से होगी। अब सैटर्न के कुछ और भी रोल हैं, उसे भी हम देखते हैं। सैटर्न और मून, अगर आपके हॉरोस्कोप में सैटर्न और मून एक साथ कंजंक्शन में हो और यह कंजंक्शन स्पेशली आपके 1st हाउस में, 3rd हाउस में या फिर आपके 11th हाउस में बना हो, तो यह शादी को डिले करता है। देखिए, सैटर्न और मून जब भी एक साथ आते हैं तो ये किसी चीज को रिपीटेशन, किसी भी काम में रिपीटेशन को शो करते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि जब भी सैटर्न और मून एक साथ आएंगे तो आप देखेंगे कि शादी की बात आगे बढ़ी और बहुत बार क्या होता है कि आगे बढ़ के लास्ट मिनट में फिर वो शादी कैंसिल हो जाती है, शादी सेटल नहीं हो पाती। या फिर कई बार आप देखेंगे कि शादी सेटल हो गई, एंगेजमेंट भी हो गई और उसके बाद टूट गई। और कई केसेस में अगर सैटर्न की पोजीशन और ख़राब है या उस पर किसी मेलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट है तो आप देखेंगे कि शादी होने के बाद भी टूट जाती है।
पर हाँ, सैटर्न और मून जब एक साथ होंगे तो आपको इस तरह के कुछ देखने को मिलेंगे। बार बार आपके पास रिश्ते आएंगे, शादी सेटल होने तक पहुंचेगी और फिर हो सकता है कि वो टूट जाएगी। अब अगर वीनस और मार्स, जैसा कि मैंने बताया कि वीनस हमें लड़कों के केस में देखना चाहिए और मार्स हमें लड़कियों के लिए देखना चाहिए। अगर वीनस और मार्स किसी भी हाउस में कंजंक्ट है जहां से कि वो 7th हाउस को आस्पेक्ट भी कर रहे हैं, अब इनके बीच में और इनके साथ ही साथ सैटर्न या केतु भी उस हाउस में कंजंक्ट है। मेरे कहने का अर्थ है कि सैटर्न, वीनस और मार्स एक साथ हो या फिर वीनस, मार्स और केतु हो एक साथ, इस केस में भी शादी में डिले होती है। पर यहाँ हमें एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए। वो क्या है कि वीनस की डिग्री क्या है, मार्स की डिग्री क्या है और सैटर्न की डिग्री क्या है। सपोज कि वीनस की डिग्री 10 डिग्री है और मार्स की डिग्री 16 डिग्री है और सैटर्न कहीं भी 13-14 डिग्री पर बैठा हो, तो अभी आप ध्यान देंगे तो वीनस और मार्स के बीच में सैटर्न की डिग्री आती है। अगर यह बीच में आएगा, सैटर्न इन दोनों प्लैनेट्स के बीच में है डिग्री वाइज, तब यहाँ पर डिले डेफिनेटली होती है। ठीक इसी तरह से अगर आप सैटर्न को हटाकर आप यहाँ केतु के रोल को देख सकते हैं कि अगर इन दोनों प्लैनेट्स के बीच में केतु आता है तो फिर केतु के कारण भी ये चीजें डिले होती हैं। तो ये हो गए सैटर्न के रोल। देखिए, सैटर्न के केस में एक चीज का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सैटर्न डिनाई नहीं करता, सैटर्न डिले करता है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी शादी डिले है मगर शादी जरूर है। तो ये हो गए हमारे सैटर्न के रोल। अब जैसा कि आपने देखा कि वीनस और मार्स ये हमारे दोनों लाइक मेल और फीमेल के लिए इम्पॉर्टेंट प्लैनेट हैं। अब अगर ये एग्जॉल्टेड हो, जैसे वीनस पाइसेस में एग्जॉल्टेड होता है और मार्स कैप्रिकॉन में एग्जॉल्टेड होता है, अगर ये प्लैनेट आपके एग्जॉल्टेड हो और 7th हाउस से कुछ किसी तरह का आस्पेक्ट्स या कैसे भी रिलेशन बना रहे हो, तो भी आपकी मैरिज डिले होती है। यहाँ पर रीजन नेटिव स्वयं होता है, क्योंकि उसकी डिजायर अपने पार्टनर को लेकर के, उसकी एक्सपेक्टेशंस कुछ हाई होती हैं। वह अपने पार्टनर में हर चीज को ढूंढता है, उसको हर चीज अपने पार्टनर में देखने में भी अच्छा होना चाहिए, अच्छी अर्निंग चाहिए, फिर बहुत केयरिंग होना चाहिए, फैमिली अच्छी होनी चाहिए, ऐसे बहुत सारी चीजें वो अपने पार्टनर में ढूंढता है। और इन्हीं कारणों से शादी यहाँ पर लेट हो जाती है, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशंस हाई है और वो मैच नहीं हो पा रही और इसलिए शादी डिले होती है। तो अगर आपके हॉरोस्कोप में वीनस और मार्स का कुछ ऐसा पोजीशन है तो फिर आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस कम करेंगे तो शादी डेफिनेटली हो जाएगी। अगर वीनस और मार्स ये दोनों मेल या फीमेल किसी के लिए भी वीनस और मार्स एक साथ 7th हाउस, 5th हाउस या 8th हाउस में हो तो भी शादी डिले करता है। या अब अगर 7th हाउस में कोई भी राशि है, जो भी राशि है आपकी, उसका एक लॉर्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके 7th हाउस में 4 नंबर लिखा है तो 4 नंबर हमारा कैंसर साइन है और इसका लॉर्डशिप किसके पास है? वो राहु, माफ कीजिएगा, वो मून के पास है। अब 7th लॉर्ड अगर आपका 3, 7 या 11 में ही बैठा है और यह राहु के नक्षत्र में है। राहु के कौन कौन से नक्षत्र हैं? आद्रा, स्वाति और शतभिषा। अगर इन नक्षत्रों में बैठा है तो डेफिनेटली आपकी शादी लेट होती है। देखिए, और इसमें भी स्पेशली अगर आप देखेंगे कि मरकरी का के साइन में, दैट इज जेमिनी साइन में बैठा है और आद्रा नक्षत्र में बैठा है, तो ये शादी डेफिनेटली डिले करता है। और इसमें ना लोगों को बहुत परेशानी आती है शादी सेटल करने में। शादी के लिए रिश्ते बहुत आते हैं लेकिन वो सेटल नहीं हो पाता और फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम में जाकर के जातक सोचता है कि जो नेटिव है वो सोचता है कि उसको शादी ही नहीं करनी है।
फिर बाद में कोई एक रिश्ता आएगा जहाँ की उसकी शादी हो जाती है। तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है इसमें शादी को सेटल करना। और इस केस में इंसान को चाहिए कि राहु से रिलेटेड कुछ ना कुछ रेमेडी करें, जिससे कि शादी को सेटल होने में उतनी परेशानी ना हो, थोड़ी कम हो जाए उसकी परेशानी। अब अगर 7th हाउस का लॉर्ड अपने 7th हाउस का जो भी आपकी राशि है वो लॉर्ड अगर 12th हाउस में बैठा हो या फिर 2nd हाउस में बैठा हो तो भी शादी में डिले आती है। अब 7th का लॉर्ड अगर 12th हाउस में बैठा है तो वो अपने स्थान से 6th स्थान पे चला गया है, और अगर वो 2nd हाउस में बैठा है तो वो अपने स्थान से 8th में गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि शादी में को सेटल करने में प्रॉब्लम आती है। ऑल्दो कि देखिए 2nd हाउस हमारे लिए शादी का एक इम्पॉर्टेंट हाउस है, लेकिन फिर भी 7th लॉर्ड का वहाँ पर बैठना शादी में डिले कराता है। तो ये कुछ छोटे छोटे रूल्स हैं, और भी ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं जो कि आपको अपने हॉरोस्कोप में देखना चाहिए, पर इतना संभव नहीं कि हम YouTube चैनल पर इतने सारे रूल्स बता सकें। अगर इनमें से कोई भी रूल आपके हॉरोस्कोप में लग रहा है और आप अभी शादी के लिए सोच रहे हैं, शादी में बार बार डिले हो रहा है, तो फिर आपको सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए, फ्रस्ट्रेशन में नहीं आना चाहिए। अगर हो सके तो आप किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपने हॉरोस्कोप के लिए बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि शादी में किस एज के आसपास होगी। अब यहाँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें देखना चाहिए। देखिए, आपको यह पता चल गया कि शादी लेट से होगी, लेकिन शादी कब होगी? तो शादी तो तभी होगी जब दशा अंतरदशा में हमारा 2, 7 एंड 11 या 2, 5, 7 एंड 11 या 5, 11, 7, 11 ऐसे हाउसेस एक्टिव हों। क्योंकि जब तक हमें दशा का सपोर्ट नहीं मिलेगा ये शादी सेटल नहीं हो पाएगी। कई बार ऐसा होता है कि शादी के योग बने हैं, पर आपकी शादी का एज, जिस एज में आप अपने कैरियर को सेटल करने में बिजी थे, उस एज में निकल गया, या आप उस समय स्टडीज कर रहे थे, बेसिक स्टडी में थे, उस समय ही निकल गया। और जब आप शादी करना चाह रहे हैं तो वो दशा आपको सपोर्ट नहीं कर रही शादी के लिए। तो इस केस में भी शादी नहीं हो पाएगी जब तक कि दशा या ट्रांजिट में आपको इन हाउसेस का सपोर्ट ना मिले। इसलिए दशा और ट्रांजिट दोनों को देखना चाहिए। कई बार दशाएं उतनी एक्टिवली सपोर्ट नहीं करती, लेकिन ट्रांजिट में हमें वो सपोर्ट मिल जाता है, तो भी शादी हो जाती है। जैसे अगर ट्रांजिट में सैटर्न आपके 7th हाउस से जा रहा हो तो कई बार शादियां सेटल हो जाती हैं उस ट्रांजिट के पीरियड में। या फिर ट्रांजिट में आपका 3, 7 एंड 11 ये हमारे काम त्रिकोण के हाउसेस हैं। तो दशा में जब अगर ये 3, 7 एंड 11 ये उतने स्ट्रांगली एक्टिव नहीं है, लेकिन ट्रांजिट में एक्टिव हो रहे हैं, तो भी आपको सपोर्ट मिल जाता है और शादी हो जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो भी यहाँ पर मैंने बताया है, जो भी रूल्स आपके साथ शेयर किए हैं, वो समझ आ रहे होंगे। आप अपने हॉरोस्कोप में इसे लगा कर देखें कि क्या आपके हॉरोस्कोप में कुछ ऐसी स्थितियाँ बन रही हैं और आपकी शादी में डिले हो रहा है। अगर ऐसी स्थिति बन रही है और शादी में डिले हो रहा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इंतज़ार करने की ज़रूरत है। अगर आपको अपने कुंडली का आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, या आप किसी परेशानी में हैं, अपने हॉरोस्कोप के लिए कंसल्टेशन चाहते हैं, तो आप मुझे नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। मुझे भी मोटिवेट करें कि मैं कुछ और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके साथ शेयर कर सकूं। अब हम मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।